हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर को स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, पॉलीमर बहुलक चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और इसके लिए हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया था, परिचय, और उसके बाद में हमने किए था इसका वर्गीकरण, राइट। तो आज हम लोगों ने ये जो 6 वर्गीकरण हमने कल देखे थे, नाम जो इनके देखे थे वर्गीकरणों के, उनके फर्स्ट वर्गीकरण को हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्गीकरण जो था वो था आपका स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर हम लोग बहुलकों को कितने भागों में बांटते हैं, हमको उसकी बात करनी है। तो सबसे पहला हमारा जो हो जाता है इसमें स्रोत के आधार पर, तो देखिए स्रोत का मतलब यहाँ पर हो गया कि हम उन बहुलकों को किन से प्राप्त कर रहे हैं, और प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इसके क्लास के ऊपर निर्भर करता है। पहला है आपका प्राकृतिक। तो प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक हो गए जो पादपों या जंतुओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पादपों या जंतुओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है कि प्राकृतिक बहुलक कौन से बहुलक हो गए जिन्हें पादपों द्वारा या जंतुओं द्वारा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, राइट। तो इसके उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, जैसे अपना कॉटन जो है, जो सूती वस्त्र जो है, तो ऊन, रुई, है ना। उसके साथ में रबर जो होता है, और रबर के आगे मैं लगा दूंगा प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर, रबर भी हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। सिल्क जो हो गया, रेशम जिसको आप बोलते हो, और इसी तरह से सेलुलोज। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमें प्राप्त होते हैं और ये बहुलकों की श्रेणी में आते हैं। सेकंड नंबर हमारा हो जाता है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक, इसका क्या अर्थ हुआ? ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, इनका संश्लेषण, इनका संश्लेषण मानव द्वारा प्रयोगशाला में, मानव द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से किया जाता है। इनका संश्लेषण मानव द्वारा कृत्रिम रूप से कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में किया जाता है। प्रकृति से इनका कोई लेना देना नहीं होता, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें मानव निर्मित या आपके कृत्रिम बहुलकों को भी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पॉपुलर उदाहरण जो हमारा रहता है पॉलीथीन, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नाइलॉन, आपने देखा होगा कपड़ों की श्रेणी में नाइलॉन का वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। पॉलिस्टर या पॉलीएस्टर जिसको हम बोलते हैं, है ना। और उसके अलावा साथ में नाम एक और सुना होगा, पीवीसी, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपने 10th क्लास में भी इसको ज़रूर सुना होगा। सी जो है हमारा तीसरा जो है, उसको कहते हैं अर्ध संश्लेषित। यहाँ क्या मतलब है? देखो, ये प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों का एक मिक्सचर हो गया। कैसे? इन्हें प्राप्त तो प्रकृति द्वारा किया जाता है, प्राप्त तो प्रकृति द्वारा किया जाता है, लेकिन तत्पश्चात इनके गुणों में वृद्धि करने हेतु, या वृद्धि कह दो या सुधार
करने हेतु क्या करते हैं, इनमें अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। मतलब आधा तो इसका किया जाता है संश्लेषण, मतलब इम्प्रूव किया जाता है, सुधार किया जाता है इसमें। और मुख्य रूप से प्राप्त कहाँ से होते हैं, प्रकृति से। तो ना तो इन्हें सीधा प्रकृति से प्रयोग में लाया जाए और ना ही इन्हें पूरी तरह से बनाया जाता है। ये पहले तो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं और उसके पश्चात इसका प्रयोग जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है, सुधार किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण, और इसके उदाहरण में एक उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है ये गन कॉटन, इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करना है, ये गन कॉटन इसके अंदर आ जाता है। और ये वास्तव में क्या होते हैं, सेलुलोज के नाइट्रो व्युत्पन्न होते हैं। ये कौन होते हैं, सेल्यूलोज के नाइट्रो व्युत्पन्न होते हैं। देखो, गन कॉटन नाम से समझ में आ गया होगा। कॉटन जो है वो हम लोग रुई वगैरह जिसको बोलते हैं, वो सेलुलोज का मुख्य उत्पाद होती है। तो सेलुलोज प्राप्त होता है हमको किससे, प्रकृति से। और इसमें कुछ मिला दिया जाता है नाइट्रो युक्त समूह, है ना, उससे ये नाम बन गया गन कॉटन। और इसका नाम जो है वो इसके काम को बता रहा है। इसका प्रयोग बहुत पहले जो बंदूकें वगैरह होती थी उनमें कारतूसों को ब्लास्ट करने के लिए, तोप वगैरह को ब्लास्ट करने के लिए, गोलों को फेंकने के लिए एक परमाणुदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसी के साथ में एक नया और बन जाता है सेल्यूलोज डाई एसीटेट, सेल्यूलोज डाई एसीटेट। ये भी है तो मुख्यतः सेलुलोज, लेकिन इसमें कुछ मिला दिया जाता है एसीटेट के अणु। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर। एक और याद रखना, संश्लेषित जो आपके बहुलक होते हैं इनमें भी रबर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है। मतलब रबर की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर और वल्कनीकृत रबर। और इन तीनों को हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी के साथ में जो लेदर है, चमड़ा उद्योग है, तो चमड़ा प्राप्त तो हमको प्रकृति से होता है, लेकिन इसको आगे थोड़ा सा क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। तो ये सब जो है हमारे कहाँ आ जाते हैं, स्रोत के आधार पर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की। तो दूसरा क्लासिफिकेशन जो है हमारा सेकंड नंबर, वो हो जाता है एकलक की या एकलक के प्रकार के आधार पर, एकलक के प्रकार के आधार पर। मैं आपको वापस याद दिला दूं, एकलक जो है उसको हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर। एकलक वह सूक्ष्मतम सरलतम इकाई होती है जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने एक माला से दिया था। एक पूरी माला जिसमें 25, 50, 100, 200, 500 जितने भी फूल है, वो पूरी एक माला एक बहुलक है। और उसमें वो फूल जो है, एक प्रत्येक वो एक फूल एक एकलक का काम करता है। ठीक है, तो एकलकों की बार बार पुनरावृत्ति से हमें क्या प्राप्त होता है, बहुलक प्राप्त होता है। अब एकलक के प्रकार के आधार पर में पहला है आपका समबहुलक, समबहुलक, उसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। अब समबहुलक का मतलब हो गया, बिल्कुल आसान भाषा में बोले तो एक ही प्रकार के एकलक इकाइयों से, एकलक इकाइयों से बने बहुलक। आ गया समझ में आपको? ये हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर आप एक फूलों की माला में सिर्फ गुलाब ही रखते हो, गुलाब की फूल की माला बनाते हो और सिर्फ गुलाब के फूल है, तो अब वो माला क्या है, एक समबहुलक, क्योंकि एक ही प्रकार का एकलक प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे समबहुलक। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो पहला एग्जाम्पल बन जाता है इसका पॉलीथीन। ठीक है,
क्योंकि पॉलीथीन में सिर्फ और सिर्फ इथीन काम में लिया जाता है। उसके बाद में आता है पीवीसी, इसको बोलते थे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी एक क्या है, एक समबहुलक है जिसमें एक ही प्रकार के एकलक का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ पॉलीथीन का, तो देखिए ये है पॉलीथीन, एथीन, ठीक है, और एथीन ही एक ही प्रकार का है ना, इसके अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं। इसकी बार बार पुनरावृत्ति से आपके पास कुछ इस तरह से, देखो आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे बहुलक बनते हैं। तो डबल बॉन्ड वगैरह टूटकर या किसी सूक्ष्म अणु का निष्कासन होकर बहुलकों का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास आ जाता है पॉलीथीन। और इसी तरह से अगर मैं बात पीवीसी की करूँ तो पीवीसी का जो एकलक होता है उसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। तो ये है विनाइल, या हिंदी में इसको बोल देते हैं वाइनिल क्लोराइड, है ना। तो विनाइल या वाइनिल क्लोराइड जो है वो एकलक का नाम हो गया। और जब ऐसे बहुत सारे एकलक आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर वो इस बहुलक का निर्माण करते हैं और इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल या वाइनिल क्लोराइड। आई बात समझ में। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। तो सेकंड नंबर जो है वो आपका कहलाता है सहबहुलक। सहबहुलक, सहबहुलक, इसको हेटेरोपॉलीमर, या इसको हिंदी में एक और नाम इसका बन जाता है विषम बहुलक भी कह देते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका हो जाता है सहबहुलक के लिए कोपॉलीमर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेकंड वाला, है ना, होमो या हेट्रो या फिर कोपॉलीमर या सहबहुलक या विषम बहुलक, सब एक ही नाम है। तो इसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ प्रयुक्त होती है, इकाइयाँ प्रयुक्त होती है। तो समझ गए होंगे, वही माला वाला एग्जाम्पल। अगर मैं गुलाब के फूल के अलावा कुछ और, चमेली या किसी भी अन्य फूल को उसमें डाल देता हूँ और एक माला बनाता हूँ तो वो है तो बहुलक ही, लेकिन अब क्योंकि उसमें एक से अधिक प्रकार के फूल है इसलिए वो किस श्रेणी में आ जाता है, सहबहुलक की श्रेणी में आ जाता है। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ तो एक तो याद रखना आप लोग, नाइलॉन 66, ठीक है, और एक और नाम हो जाता है टेरिलीन, या इसी का नाम है डेक्रॉन। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो सब आगे आने वाले हैं, है ना। मैं किसी एक एग्जाम्पल को ले लेता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नाइलॉन 66 की बात करते हैं। तो जैसा कि अपन ने बताया कि इनमें क्या होगा, एक से अधिक प्रकार के बहुलक होंगे। तो बिल्कुल नाइलॉन 66 दो प्रकार के बहुलकों से, एकलकों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका हो जाता है, इसका जो एकलक का नाम है वो है हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन, हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन। और एक हो जाता है इसका एडिपिक अम्ल। समझ में आ गई बात। दो प्रकार के एकलक इकाइयों से मिलकर ये बना होता है। और इसी प्रकार से अगर मैं टेरिलीन के एकलकों के नाम बताऊं तो एक तो है एथिलीन ग्लाइकॉल, एक तो ये हो जाता है, और दूसरा आपका हो जाता है टरथैलिक अम्ल। ये लीजिए, तो ये दो आपके पास में आ गए हैं एग्जाम्पल। तो सेकंड वाला क्लास हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड वाली की बात करते हैं। तीसरा है ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर, ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। तो ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलकों की दो श्रेणियां हो जाती है। पहला ताप दृढ़, ताप दृढ़ जिसको हम बोलते हैं थर्मो सेटिंग,
और दूसरा हो जाता है ताप सुनम्य, या कई बार इसको ताप सुघट्य भी बोल देते हैं, एक ही नाम है, थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए ताप दृढ़ बहुलक क्या है, तो वे बहुलक जिनका या जिनको गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं तथा जिन्हें पुनः किसी अन्य आकार में ढाला नहीं जा सकता, अन्य आकार में ढाला नहीं जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। अब इनको जब गर्म करते हैं तो ये कठोर हो जाते हैं, उसके पीछे कारण है कि गर्म करने पर इनमें क्या आ जाते हैं, क्रॉस, या कई बार इसको बोलते हैं तिर्यक आबंध का निर्माण हो जाता है, आबंध बन जाते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। और एक बात और, इनको अधिक ताप पर गर्म करना पड़ता है, सामान्य ताप पर ये गर्म नहीं होते हैं। उच्च ताप पर इनको गर्म करेंगे तो ये कठोर हो जाएंगे, फिर इन्हें किसी अन्य पदार्थ में या किसी अन्य शेप में, आकार में ढाला नहीं जा सकता। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो दो बेस्ट एग्जाम्पल है और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बेकेलाइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और दूसरा एग्जाम्पल जो है उसे बोलते हैं मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये दो एग्जाम्पल आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से पहला वाला ही सबसे काम का है। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरा वर्णन आपकी बुक में दे रखा है। समझ गए बात को। अब हमारा नेक्स्ट ताप सुनम्य। तो ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक से क्या समझते हैं, तो वे बहुलक जिन्हें सामान्य ताप पर गर्म करने पर मृदु हो जाते हैं, या ऐसे कर सकते हो कोमल, सॉफ्ट हो जाते हैं, और जिन्हें पिघलाकर अन्य आकार में ढाला जा सकता है। इन्हें गर्म करने पर किसी भी अन्य आकार में इनको ढाला जा सकता है। ऐसे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक, मतलब ताप सुनम्य बहुलक कहलाते हैं। अब इनमें जो बंधन होते हैं, इनमें दुर्बल प्रकार के आकर्षण बल, दुर्बल प्रकार के अंतर आणविक बल पाए जाते हैं, अंतर आणविक बल पाए जाते हैं। और आगे हम एक कैटेगरी पढ़ेंगे अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, तो उसमें हम लोग एक नाम पढ़ेंगे जो है प्रत्यास्थ बहुलक और रेशे। तो इनके पास, मतलब जो हम लोग पहले, क्योंकि हम लोग ताप सुनम्य की बात कर रहे हैं, तो इनके जो अंतर आणविक बल है, अंतर आणविक बल, ये एक लाइन आपकी बुक में जरूर दे रखी होगी। अंतर आणविक बल किसके बीच के होते हैं, तो प्रत्यास्थ तथा रेशों के मध्यवर्ती होते हैं। मतलब
जितना बल प्रत्यास्थ बहुलकों में होता है, जिस प्रकार का बल और जिस प्रकार का बल रेसों में होता है, तो ना तो ये प्रत्यास्थ जितना कमज़ोर होता है और ना ही रेसों जितना मजबूत होता है। तो ताप सुगठ्य बहुलक में जो अंतर आणविक बल है वो प्रत्यास्थ और रेसों के अंतर आणविक बलों के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, तो एक एग्जाम्पल हो जाता है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, उसके बाद में पॉलीथीन आ जाता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी आदि आ जाते हैं। ये कुछ हो जाते हैं उदाहरण ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो 3 हम लोगों ने वर्गीकरण कर दिए, 3 वर्गीकरण और बाकी है जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।